हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और रिवीजन भी काफी अच्छे तरीके से करके जाते हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो अगर आपके क्वेश्चंस या जीके के अंदर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा, तो आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है ये कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना स्कोर जीके के अंदर काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये जो सेट्स हैं आपके, इनके अंदर मैं आपको लगभग 1000 या इससे ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपना स्कोर जो है वो काफी इंप्रूव कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप सभी के साथ स्टार्ट करने वाला हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया इफ हिज और हर, कि एक पर्सन जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो भी वो भारत का सिटीजन बन सकता है, इनमें से कौन सी सिचुएशन में। तो अगर किसी भी व्यक्ति के माता या पिता यानी मदर या फादर इंडियन है, जब उसका जन्म हुआ हो तो वो भी आपका इंडियन मान लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें फादर या मदर लिखा गया है, यानी या तो आपके फादर इंडियन हो जब आपका जन्म हुआ है, या आपके मदर इंडियन हो, तो भी आप भारत के सिटीजन बन सकते हैं बाय बर्थ। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ना तो अकेला फादर और ना अकेली मदर, दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, कि अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कितने साल भारत के अंदर रहना पड़ेगा। तो अगर मान लो बाय रजिस्ट्रेशन आप भारत की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको भारत के अंदर 5 साल रहना पड़ेगा आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद में। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन से राइट को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो यहाँ पे जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसमें, आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 के अंदर आपका ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी, सॉरी, आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आपकी मेंशन है आर्टिकल 25 से लेके 28 में। अगर बात करें राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक लीगल राइट है, पहले एक फंडामेंटल राइट था, और लीगल राइट कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 300A में मेंशन है। राइट टू इक्वेलिटी की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वेलिटी की बात करी गई है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे जो मैंने इसके अलावा भी बताई है आंसर्स की। नेक्स्ट आते हैं 29th क्वेश्चन, और बीच में यहाँ पे भाई थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि एक साइड सब्जेक्ट है, दूसरी साइड ये आपकी लिस्ट है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, इन चीजों को समझिए थोड़ा सा। अब क्वेश्चन में कहा गया है आपको बताना है कि विच विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी करेक्ट मैच नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या स्टेट लिस्ट में आता है, तो भाई स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट में नहीं आता, यह आता है कंकरेंट उसमें फेडरल लिस्ट में या फिर सेंट्रल लिस्ट के अंदर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट करेक्ट पूछा है। फॉरेस्ट आपका आता है किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, ये भी सही है, और याद कर लेंगे कि फॉरेस्ट कौन से में आता था, कंकरेंट में। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में, मैरिज और डाइवर्स कंकरेंट लिस्ट में आती हैं। तो इन चीजों को भी हम याद रखेंगे, और आंसर हमारा होगा ए, स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट में नहीं आता। ठीक है, नेशनल सॉरी फेडरल में आता है। नेक्स्ट है, ऑन whom does the constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस चीज को इनमें से स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखे, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराए, लागू कराए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराती है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया है, गारंटर ऑफ द
फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं उनकी गारंटी कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वो करता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपका गारंटर या एनफोर्स कौन करता है फंडामेंटल राइट्स को? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज प्रोहिबिट करी गई है या उसके ऊपर रोक लगाई गई है? अगर बात करें तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बैगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, यही आर्टिकल 23 में लिखा गया है। ट्रेड मोनोपोली, सेल ऑफ इंसेंसेस या फिर विजिट टू टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज, ये आपके मेंशन नहीं है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 और आर्टिकल जो 24 है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 23 और 24 जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये कौन सा राइट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका दिया गया है इसके अंदर कि आर्टिकल 23 जो है उसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और 24 में भी, पर आर्टिकल 23 में लिखा गया है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बैगरी, स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर। बैगरी मतलब भीख, स्लेवरी मतलब गुलामी और बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी। आप किसी भी बंदे से बिना पैसे दिए काम नहीं करवा सकते, ये बात इसमें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। आर्टिकल 22 रिलेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दीज आर अवेलेबल टू। जो आपका आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 22 है वो रिलेटेड है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है ये किस किस को दिए गए हैं? क्या सिर्फ भारत के नागरिकों को हैं या भारत के नागरिक के अलावा भी ये और लोगों को दिए गए हैं? तो ये आपका आएगा सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को दिए गए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो इंडियंस के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं जो भारत के सिटीजन नहीं हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 और जो 22 है ये आपके फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 33, on the proclamation of emergency is made, the right of a citizen to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights is suspended by। इसमें कहा गया है, मान लेते हैं कोई भी भारत का नागरिक है और आपकी इमरजेंसी लगने के बाद आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आप अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए, मुझे ये नहीं करने दिया गया, मुझे वो नहीं करने दिया गया, सारी चीजें सस्पेंड हो जाती हैं। तो ये जो राइट्स हैं इनकी बात करी गई है आपकी प्रोटेक्ट करने की। कौन करता है? प्रोक्लेम कौन करता है इमरजेंसी? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, घोषित करते हैं, और आफ्टर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिपेल फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर। आर्टिकल 368 जो है उसमें ये पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिपेल कर सके। तो अगर आर्टिकल 23 की बात करें, भाई बाहर जो है एकेडमी के 3 लड़कियां खड़ी हैं और फोटो ले रही हैं और अब वो जा चुकी हैं वो दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सके या रिपेल कर सके, हटा सके। तो अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप रिपेल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा हमें। अब बात करते हैं 35th की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इंडिकेट नहीं करती डिफरेंस आपका फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी में। तो आप मुझे बताएंगे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं। तो चलो देखते हैं डिफरेंस कौन सी नहीं करती, नॉट इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सही बात है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट से। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है, आपको नोट बताना है। फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेशंस ऑन स्टेट एक्शन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेशंस लगाते हैं स्टेट एक्शंस के ऊपर, बिल्कुल सही है। विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? यानी कुछ डायरेक्शंस हैं जो स्टेट को दी गई हैं ताकि वो बेटर सिचुएशंस को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड
Fundamental rights were included in the original constitution, but directive principles were added to the first amendment. फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन दी ओरिजिनल, बिल्कुल सही बात है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इंक्लूड थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल फर्स्ट अमेंडमेंट, ये गलत हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और स्टार्टिंग से या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऐड थे, ये भी ओरिजिनल के अंदर ही ऐड थे, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी अमेंडेबल हैं, तो बोथ ये थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे आंसर, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 35 का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। In the Constitution, opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in। ये जो है opportunities for the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform are found in, इनमें से किस में मिलेगी? तो ये आपकी मिलेगी भाई फंडामेंटल, कहाँ पे? ड्यूटीज आएगा यार, फ्यूटीज लिख दिया, सॉरी, ड्यूटीज आएगा। मैं इसको एक मिनट काट देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूटीज आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपकी ये बात मेंशन करी गई है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, ताकि आप देख के पहचान सकें ऐसी स्टेटमेंट्स को। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने लिए हैं कहाँ से? ये तो हमने लिए हैं यूएसए से, प्रियम्बल हमने लिया है यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है यूएसएसआर से, ठीक है। उसके अलावा डीपीएसपी लिए हैं आयरलैंड से, तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर प्रोवाइडेड बाय। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन सिटीजन की वो प्रोवाइड करी गई हैं आपके किसके द्वारा? तो आप मुझे इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। तो आपका क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वर प्रोवाइडेड बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो सॉरी, पेंसिल भाई एक सेकंड बंद होगी। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, a judge of the Supreme Court, an order issued by the President, a legislation adopted by the Parliament। क्या इनमें से कौन सा आएगा? तो आपका जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये अमेंडमेंट करके ऐड करी गई थी बाद में। और ऐड कब करी गई थी? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है इसमें ऐड करी गई आपकी टोटल कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कहां से लेके? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लेके, और जो 11th है वो आपकी ऐड करी गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सा करेक्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में? दे आर नॉन एनफोर्सेबल, ये बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल हैं आपकी, नॉन जस्टिशिएबल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, दे आर प्राइमरली मोरल ड्यूटीज। ये मोरल ड्यूटीज हैं, ये भी आपकी बिल्कुल जो है मुझे सही लग रही है, ये आपकी मोरल ड्यूटीज के अंदर भी आती हैं। यानी आपका एक मोरल कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना चाहिए अपने देश के लिए। दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट, ये भी बिल्कुल सही है, ये किसी भी लीगल राइट से रिलेटेड नहीं है। तो आपका क्या है? तीनों ठीक होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 39th क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी मेंशन है? अभी ऊपर बताई थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है एट प्रेजेंट। अगर पास्ट की बात करें तो 10 थी, अब 11 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 40th क्वेश्चन। Fundamental duties have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड करी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। तो किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी सलाह पे? तो सवरन सिंह कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशन दी थी, और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज। देखो हमारे देश के जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन सभी को प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपके किसके अंदर मेंशन है? ये जो बात है ये आपकी मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज की।
तो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन जो है उसके अंदर आपकी ये चीजें मेंशन है कि हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, ठीक है, वर इंट्रोड्यूस, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? नहीं, गलत है। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4th है, तो ये भी गलत है। देखो इनका जो सही जवाब होगा मैं आगे लिखता हूं, जो 44th है उसकी जगह तो आएगा 42nd। अगर मैं बात करूं पार्ट 3rd, तो ये पार्ट 3rd ए में नहीं है, पार्ट 4th ए में है, ठीक है। दे आर नॉन जस्टिशियबल, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3rd ओनली। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेंगे, 3 ओनली आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अरे इतने ही क्वेश्चन थे, ओहो, चलो सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम पे जाएं और ज्वाइन करें, और साथ में आपकी जो क्लासेस हैं वो दब के आने वाली हैं हम। और जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, इस बार फोड़ देंगे एग्जाम को, तो प्रिपरेशन को अपनी अच्छे तरीके से करते रहिएगा और एग्जाम भी आपका इजीली हो जाएगा, बर्डन नहीं लेना दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।